सर 20 दिन के बाद हमारा पेपर है और हमें बहुत टेंशन है, घबराहट का दौर चल रहा है, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। तो मेरी जान, पहला मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि दिमाग को कर लो ठंडा, कूल डाउन, और दिन के 10 से 12 घंटे आपने पढ़ने हैं। सर कहां से पढ़ें? तो मेरी जान, जेके बोस वाला 9th 10th नया यूट्यूब चैनल है जहां पे टीचर बहुत जान लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। हर चैप्टर एक वन शॉट में आ रहा है, एक गन शॉट में आ रहा है, उसी से पूरा पेपर बनने वाला है। मैं अच्छे से बोलूं तो पूरा पेपर वही वीडियोस पे। आई बात समझ? हाँ सर, वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके सामने सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, पेपर के पैटर्न को डिस्कस करने वाला हूं। साइंस के टोटल मार्क्स हैं 100, उसमें से 80 मार्क्स से थ्योरी, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन 80 नंबर आपके सामने होंगे, और 20 नंबर आपको देगा आपका स्कूल का साइंस का मास्टर। तो एक चीज याद रखना, इस 20 नंबर के लिए आपकी साइंस के टीचर के साथ बनी होनी चाहिए। जब कभी भी वो साइंस का टीचर आपको पढ़ा रहा हो तो आपने बोलना है वाह 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 सर, क्या पढ़ाते हो आप। तो मेरी जान, तो आपके 20 नंबर वहां से क्या हो जाएंगे, डन। जंग सिर्फ 80 नंबर की है, ठीक है। 26 नंबर की फिजिक्स है उनमें, 26 नंबर की केमिस्ट्री है, और 28 नंबर की हमारे पास क्या है, बायो है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 26 26 28, टोटल हो जाएंगे 80 नंबर। 80 + 20 100 नंबर, यहां से डन। 80 नंबर का पेपर आएगा जो आपको 3 घंटों में करना पड़ेगा। हालांकि आप सब जानते हैं बुक आपने एनसीईआरटी साइंस की उठानी है, जिसमें आपको फिजिक्स के चैप्टर मिलेंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर मिलेंगे और बायो के चैप्टर मिलेंगे। फिजिक्स के कौन कौन सा चैप्टर मिलेगा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, 8 नंबर का सबसे बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल यहीं से बनता है। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड मिलेगा 5 नंबर का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा 6 नंबर का, यहां से भी न्यूमेरिकल बनता है, और फिर 7 नंबर का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। याद रखना, बच्चों को न्यूमेरिकल की बड़ी टेंशन होती है, तो न्यूमेरिकल के लिए 2 चैप्टर अपने दिमाग में रखो। कौन कौन सा? दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हम थोड़ी डीप डाउन स्टडी करेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, दैट इज केमिस्ट्री का पोर्शन या पार्ट सेकंड या सेक्शन सेकंड रख लो, केमिस्ट्री, जिसमें 4 चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 6 नंबर का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 8 नंबर का है, मेटल एंड नॉन मेटल 7 नंबर का है, एसिड बेसिस सॉल्ट 5 नंबर का है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 8 नंबर का। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट बायो का, लाइफ प्रोसेस 8 नंबर का है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 नंबर का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 नंबर का है, हेरिडिटी 3 नंबर का है, ओवर इन्वायरमेंट 5 नंबर का है। बायो में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास लाइफ प्रोसेस है। अच्छा जी, इसके बाद में हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि भाई साहब कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल मिरर इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर मिरर फॉर्मूला। याद रखना, मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, और उसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाएगी। मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उसके बाद मैग्निफिकेशन, उस पे न्यूमेरिकल है, और पावर ऑफ लेंस, टॉपिक भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी तैयार रखना है। याद रखना, 4 टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ एकोमोडेशन और मैग्निफिकेशन, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंसेज हो। चैप्टर नंबर 2, इसमें आपने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन अच्छे से देखना है, डिफेक्ट ऑफ विजन, इसमें मायोपिया अच्छे से देखना है, ठीक, एंड देयर करेक्टनेस, ग्लास
प्रिज्म, उसमें आपने रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है और डिस्पर्शन भी पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, सब चीजें आपको अच्छे से करवाई हैं। आपने क्या करना है, फॉलो द गन शॉट सीरीज, बढ़िया। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, बढ़िया से पढ़ के जाना। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इट्स डिपेंडेंस, मतलब रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उस पे सवाल पूछ चुका है। अच्छा, कंबिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, चाहे वो सीरीज कंबिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कंबिनेशन हो, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ चुका है, बढ़िया है सर। इसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट 7 नंबर का पूछा जाता है। हेंस और स्टेट एक्सपेरिमेंट करके जाना, मैग्नेटिक फील्ड करके जाना, फील्ड लाइंस करके जाना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर हो चाहे वो कॉइल हो, सोलोनॉइड, और सोलोनॉइड को आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना जितना आपको बैचेस में या गन शॉट में पढ़ाया हुआ है। और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां पे हमारा फिजिक्स का पोर्शन होता है खत्म, जितना आपको बताया गया है आपने उतना ही करना है। अब स्टार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। बहुत सारे बच्चे डरते हैं केमिस्ट्री को लेके, केमिकल रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो मेरी जान, आप जब कभी भी केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसको समझें और उसके साथ लिखें, तभी आपको बहुत देर तक वो चीजें याद रहने वाली हैं। केमिकल रिएक्शन में आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें कंबिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस चीज का ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, फिर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, फिर करूशन अच्छे से पढ़ना, और फिर रेंसिडिटी। अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, यहां से सवाल पूछता है। इसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, मजेदार चैप्टर है, एक बार समझ आने लग जाएगा तो पूरा चैप्टर ही समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ना है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, चेन्स पढ़नी है, ब्रांचेस पढ़नी है, रिंग्स पढ़नी है। ठीक, फिर होमोलोगस सीरीज अच्छे से पढ़ के जाना, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, nomenclature of carbon compound, chemical properties of carbon compounds, combustion, oxidation, addition, substitution reaction, chemical properties of जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है ना, उसमें ये पढ़ना, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, इस पे सवाल बना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है जिसमें आपने एथेनॉल अच्छे से पढ़ना है और एथेनोइक एसिड बहुत अच्छे से पढ़ना है। आई बात समझ? जब कभी भी कोई भी केमिकल कंपाउंड दिया हो, उसको बेहतरीन तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके ले जाना है। उसके बाद है मेटल एंड नॉन मेटल। मैं बोल रहा हूं मेटल और नॉन मेटल्स में मेटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटल्स की चाहे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लो, मेटल और नॉन मेटल की इंपॉर्टेंट है। मेटल और नॉन मेटल में से मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, एक्शन विद वाटर के साथ कैसे केमिकल रिएक्शन है, एयर के साथ, एसिड के साथ, सॉल्ट के साथ, रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल and non-metal, properties of ionic compound, फिर occurrence of metal, their extraction, enrichment of ore, extraction of metal in accordance with the activity series, या जिसको reactivity series बोलते हो, refining of the metal, और कपर की refining अच्छे से पढ़ के जाना, क्रूशन जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, और उसकी प्रिवेंशन। इसके बाद है हमारे पास एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एसिड है। आइडिया अबाउट एसिड पढ़ना है अच्छे से, बेसिस अच्छे से पढ़ना है मेरी जान। ठीक, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, एक्शन ऑफ मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, सिर्फ किसके केस में, एसिड के केस में पढ़ना है। फिर उसके बाद है मेटालिक एसिड्स क्या होते हैं, नॉन मेटालिक एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। ठीक, फिर सिमिलरिटीज इन एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर, जिसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन निकलता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, पीएच अच्छे से पढ़ के जाना, इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से पढ़ के जाना, आइडिया ऑफ सॉल्ट अच्छे से पढ़ के जाना, देयर फैमिली एंड पीएच,
केमिकल फॉर्म्स ऑफ कॉमन सॉल्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा अच्छे से पढ़ना, वॉशिंग सोडा अच्छे से पढ़ना, हाइड्रेटेड साल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छे से पढ़ना, पीओपी जिसपे बहुत बार सवाल बन चुका है। यहां पे हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन होता है खत्म। अब हमारा है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ना, न्यूट्रिशन क्या होता है अच्छे से पढ़ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ठीक, रिस्पायरेशन अच्छे से पढ़ के जाना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अच्छे से पढ़ना, दैट इज जाइलम एंड फ्लूइम, और उसके बाद एक्सक्रीशन अच्छे से पढ़ के जाना। और एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना। किडनी जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अच्छे से पढ़ के जाना। कोई भी डायग्राम आपने नहीं छोड़नी है, जितनी भी डायग्राम इस चैप्टर में सब अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, व्हाट हैपन इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अच्छे से पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, हाउ आर दीज टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, किस तरह से नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड है वो अच्छे से पढ़ना है। फिर हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, मतलब नर्वस टिश्यू काम कैसे करता है वो अच्छे से पढ़ना है। नर्व सेल अच्छे से पढ़ना है, न्यूरॉन अच्छे से पढ़ना है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में क्या फर्क है ये भी आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स अच्छे से पढ़ना है, इमीडिएट रिस्पांस टू द स्टिमुलस अच्छे से पढ़ना है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, फोटोनेस्टिक मूवमेंट, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स वो अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। हार्मोन्स इन एनिमल्स अच्छे से पढ़ने हैं, ग्रोथ हार्मोन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर का वेट करते हैं क्लास 10th में, क्योंकि इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर देमसेल्फ, ठीक है, पहला टॉपिक ये रहता है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप फिशन देखोगे, फ्रेगमेंटेशन देखोगे, फिर उसके बाद रीजनरेशन देखोगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखोगे, बडिंग देखोगे, स्पोर फॉर्मेशन देखोगे। आई बात समझ? हाँ सर। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, और लास्ट में आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जब आप क्लास 12th में होंगे तब ये चैप्टर अलग अलग होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अलग होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अलग होगा। इसके बाद हमारे पास आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत आसान चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, मजा आता है इसको पढ़ने में, हमें पता चलता है कि किस तरह से कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हम में आए हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी क्या होता है वो समझना है। इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है, रूल्स फॉर इनहेरिटेड ट्रेड, मेंडेलियन कंट्रीब्यूशन, जिसमें मेंडल के जो लॉज हैं वो पढ़ने हैं, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाउ दिस ट्रेड गेट एक्सप्रेस, एंड एट लास्ट हमने क्या पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द केस ऑफ ह्यूमन, जो कि PYQ है, पूछा भी जाता है। इसके बाद है हमारे पास अवर इन्वायरमेंट, लास्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसमें हमने ये पढ़ना है व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड ओवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट, क्या होगा जब हम अपना वेस्ट इन्वायरमेंट में डालते हैं। इकोसिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसके कंपोनेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ना है। हाउ डू ओवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट, ओजोन लेयर क्या होती है और वो किस तरह से खत्म हो रही है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, रिसाइकल रीयूज के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां पे हमारा सिलेबस डिस्कशन हो गया खत्म। अब हमारे पास है पेपर पैटर्न। मैं अच्छे से बोलूं तो पेपर एक किताब से आएगा जिसको बोलते हैं NCERT साइंस, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट्स रहने वाले हैं, फिजिक्स का पार्ट, केमिस्ट्री का पार्ट और बायो का पार्ट। और पेपर ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब अलग से सेक्शन दिए फिजिक्स के लिए, ये फिजिक्स का पेपर आ रहा है, ये केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है, ये बायो का पेपर आया है। एक ही पेपर होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सवाल मिक्सिंग में होंगे। और हमारे पास 4 सेक्शंस होने वाली हैं, ठीक है। सेक्शन ए रहने वाली है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 18,
18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर सवाल 1 नंबर का, तो टोटल 18 नंबर, 18 इंटू 1 18 नंबर। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में 10 सवाल होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर होगा, हर सवाल 2 नंबर का, 10 इंटू 2 20 नंबर। उसके बाद तीसरी सेक्शन आएगी सेक्शन सी, जिसमें 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे विद इंटरनल चॉइस, हर सवाल 3 नंबर का, 9 इंटू 3 दैट इज 27 नंबर। सेक्शन सी में आपको इंटरनल चॉइस होगी। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन डी, जिसमें 3 लॉन्ग आंसर होंगे, हर सवाल 5 नंबर का होगा, और टोटल आपके पास कितने नंबर होंगे? 15 नंबर होंगे। जब आप इनको तीनों को जोड़ते हो, मतलब 18, 20, 27 और 15 को जोड़ते हो, तो आपके पास आते हैं टोटल 80 नंबर। एक बार मैं पेपर आपको अच्छे से दिखा देता हूं। ये आपका पेपर है, ठीक है। सेक्शन ए में 18 सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 15 के बाद 3 असर्शन रीजन होंगे। ये 3 असर्शन रीजंस होंगे, तो टोटल 18 एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो यहां पे 18 नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी सेक्शन बी, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हर सवाल 2 नंबर का, 10 क्वेश्चन होने वाले। तो ये सेक्शन रहने वाला है 20 नंबर का। और आप देखोगे कि एक सवाल फिजिक्स से है, तो फिर बायो से है, फिर केमिस्ट्री से है। जैसे व्हाई प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल, फिजिक्स का सवाल है। इसी सेक्शन में एक सवाल आपको मिल रहा है, हाउ डज ओवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनल इज सेक्रेटेड इनटू ओवर ब्लड, बायो का सवाल है। ठीक है, हाउ डीएनए इज कवरिंग एन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये किसका सवाल आ गया? बायो का, डीएनए वाला बायो का आ गया। डिफाइन ओम्स लॉ, ये किसका सवाल आ गया? ये आ गया फिजिक्स का सवाल। तो मिक्सिंग में सवाल रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब फिजिक्स से अलग से, फिजिक्स के लिए अलग से सेक्शन है, केमिस्ट्री के लिए अलग से सेक्शन है, ये समझ लेना। सेक्शन सी में आपको इंटरनल चॉइस होगी, हर सवाल 3 नंबर का होगा, 9 सवाल होंगे, तो टोटल 27 नंबर यहां से आएंगे। देखो, इंटरनल चॉइस या तो ये करो या ये करो, या मायोपिया करो या हाइपरमाइट्रोपिया करो। उसी तरह से सेक्शन डी, इसमें 3 सवाल होंगे और इंटरनल चॉइस होगा, ये देखो, और या तो ये वाला सवाल करो या तो ये वाला सवाल करो। इस चीज को आपने बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझना है। ठीक, यहां पे हमारा मॉडल पेपर खत्म हो जाता है, पेपर पैटर्न हमें पता चल गया। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब सिलेबस रिलैक्स हो गया है। सिलेबस रिलैक्सेशन हुई है 15 नंबर की, 15% की। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अब आपको 80 का पूरा नहीं करना है। आपको कितना करना है? सिर्फ 68 मार्क्स का करना है। अपने बेस्ट 68 देने हैं। मतलब आपने पेपर देने जिस दिन जाना है, उस दिन 68 मार्क का सबसे अच्छा करके आना है, आपको 80 नंबर मिल जाएंगे। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देख, कुछ बच्चे ऐसे बोलते, जैसे ऐसे होते हैं, बोलते सर हमने 1 नंबर का किया, हमने क्या, हमने 1 नंबर का किया। हाँ सर, कितने नंबर मिलेंगे? 1.18 मिलेगा। हमने 22 नंबर का किया, कितने मिलेंगे? 26 नंबर मिलेंगे। हमने 25 नंबर का किया, हमें 29.5 मिलेगा। हमें 30 नंबर का किया, हमें कितना मिलेगा? 35.4। हमने 35 नंबर का किया, हमें मिलेंगे 41.3। हमने 40 नंबर का किया, हमें कितना मिलेगा? 47.2। हमने 45 नंबर का किया, हमें कितना मिलेगा? 53.1। हमने 50 नंबर का किया, हमें कितना मिलेगा? 59। हमने 55 नंबर का किया, हमें कितना मिलेगा? 64.9। हमने 60 नंबर का किया, हमें मिलेंगे 70 नंबर। हमने 68 नंबर का किया, हमें मिलेंगे 80 नंबर। तो पूरा पेपर जब आपको आएगा, आपने देखना है 68 नंबर का कौन सा बेस्ट आता है, बस वही करके जाना। तो पूरे 80 नंबर आपको मिलेंगे। फिर हमारे पास क्या है? ये हमारे खूबसूरत व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। जाओ, वहां पे हर रोज कोई ना कोई टीचर अपने सजेशन देता है कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है। आखिरी का 1 महीना बचा है, 1 महीना भी नहीं बचा है, 15 से 20 दिन बचे हैं। उठ बांध, कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अपना बेस्ट दे दो इन 20 दिनों में। मां कसम वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके 496 498 आएंगे और आप खुद वहां से मैसेज करोगे, सर हमारे घर नहीं आओगे, क्योंकि हमारे 498 नंबर
हे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।